हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी विद कंफर्ट। और आज की वीडियो में जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है शीत युद्ध या कोल्ड वॉर। तो आज की वीडियो का जो डिस्कशन रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसकी मैं आउटलाइन एक बार आपको बता दूं कि हम आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कंटेंट है हमारे वीडियो का वो रहेगा शीत युद्ध का अर्थ क्या है, क्या समझते हैं आप शीत युद्ध से, शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, किन स्थितियों में हुई, क्या क्या कारण थे, क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से शीत युद्ध था। शीत युद्ध का विकास किन चरणों में हुआ है, तो 4 चरणों में को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा। आगे चलकर देखेंगे कि जो शीत युद्ध है ये इसका अंत कैसे हुआ, क्या कारण थे जिसकी वजह से शीत युद्ध का अंत होता है और यूएसएसआर का कोलैप्स होता है, जो सोवियत संघ था उसका विघटन होता है। तो ये हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं डिटेल में। तो टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो सबसे पहले अर्थ समझने से पहले मैं एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट बता दूं आपका शीत युद्ध का। आप देखेंगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब आपका जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका थे, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, ये सब ना एक टीम में ही थे। और इस टीम ने मिलकर हराया था जो दूसरी टीम थी उस टाइम की, जैसे कि जर्मनी, इटली, जापान, ये सब चीज़। तो आप उस समय जो यूएसएसआर, जो सोवियत संघ था, और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों के लिए का कॉमन एनिमी कौन था? जर्मनी। जर्मनी में आप देखेंगे हिटलर, हिटलर की जो पॉलिसीज और उसका जो जो भी उसकी जो नीतियां थी, उसका जो भी एक्शन थे, ये सब उसके अगेंस्ट में थे और कॉमन एनिमी था इनका। तो इन्होंने मिलकर उसे हराया। जब द्वितीय युद्ध समाप्त हो जाता है तो उसके बाद सिचुएशन क्या बनती है? एक तरीके से एक आपका ग्रुप जो है वो क्या बनता है, एक ग्रुप बनता है यूएसए लेड, दूसरा बनता है यूएसएसआर लेड। तो यूएसएसआर लेड में आप देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज थी, यूरोप की कुछ कंट्रीज थी, एशिया की कुछ कंट्रीज थी। इसी तरीके से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड था जिसे जो यूएसए लेड था, उसमें नॉर्दर्न अमेरिका पूरा देखेंगे, फिर यूरोपियन कंट्रीज देखेंगे आप। तो ये मिलकर, तो इन दोनों के बीच में एक वॉर टाइप की सिचुएशन बन गई। शीत युद्ध का शुरुआत कैसे हुआ? इनके बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो ये दो ग्रुप थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे कि दो मेजर पावर ग्रुप बचते बनते हैं। एक तरफ जो यूएसए लेड था, और यूएसए लेड था, इसकी आइडियोलॉजी थी पूंजीवादी। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो यूएसएसआर लेड था, इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या था? कम्युनिज्म या सोशलिज्म आप कह सकते हैं, या साम्यवादी देश कह सकते हैं इसको। राइट, तो ये दो ग्रुप में क्या था, एक उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक युद्ध की तरीके, वॉर लाइक सिचुएशन, तनाव की स्थिति बनी हुई थी। और ये तनाव होने के बहुत सारे कारण थे। कुछ कारण अगर मैं बताऊं आपको तो ये थे कि जैसे कि दोनों को ही ये था कि दुनिया में, जो दुनिया है, जो पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसमें हमारी हेजिमनी हो। वर्ल्ड के जो रूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें हमारा दबदबा होना चाहिए। सो दोनों ग्रुप ने अपनी जो पावर है उसको मैक्सिमाइज करने की का प्रयास किया। तो ये बात की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बात की जाती है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सब क्या करते हैं, जो पावर ऑफ बैलेंस है उसको चैलेंज करते हैं। तो यहाँ पर आप, यहीं पर आप देखेंगे कि एक तीसरा ग्रुप भी तैयार हो जाता है जिसको थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, तीसरी दुनिया के देश। कोई मुझे बताएगा कि जो तीसरी दुनिया थी या के देश थे, उनके लिए क्या प्लेटफॉर्म बनाया गया था? इंडिया भी उसी में से था। तो इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तीसरी दुनिया के देश आकर बात कर रहे थे और अपने मुद्दों को रख रहे थे। और जो ये ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रही थी, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, इससे अपने आप को दूर रखकर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर रहे थे, स्वतंत्र अपनी विदेश नीति को
लागू कर रहे थे। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जो प्लेटफॉर्म था उसका क्या नाम था, जहाँ पर ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री से तीसरी दुनिया के देश अपने अपनी बातचीत को रख रहे थे या कर रहे थे। तो होप सो कि अभी कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की क्या सिचुएशंस थी और शीत युद्ध जो कोल्ड वॉर है उसकी सिचुएशन क्या बनी। तो अब ये दो ग्रुप, आप जब भी शीत युद्ध है तो अब ये दो ग्रुप, जो आपका पूंजीवादी देश है और दूसरी तरफ जो है साम्यवादी देश है, इनको ध्यान में जरूर रखना। अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रूस के नेतृत्व में क्या थे, साम्यवादी देश, इसे सोवियत संघ कहा गया, यूएसएसआर लेड ग्रुप था। दूसरा था अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देश, जैसे यूएसए लेड ग्रुप हो गया। ये दो खेमे में बट गए थे और दोनों पक्षों में आप देखेंगे कि टकराहट आमने सामने कभी नहीं हुई है, मतलब डायरेक्ट लड़ाई कभी नहीं हुई है, बैटल में कभी लड़ाई नहीं हुई है। ये एक वॉर लाइक सिचुएशन थी। तो ये दोनों गुट इस प्रकार के वातावरण हमेशा बनाते रहे जहां पर युद्ध का खतरा सामने दिखाई पड़ता था। मतलब हालांकि जो शीत युद्ध था उसको फील्ड में कभी नहीं लड़ा गया कि गोलियां चली हों या वेपन्स का यूज किया गया हो, नहीं। यहाँ पर क्या है, इन लोगों ने जो दोनों गुट थे, इन लोगों ने ऐसा वातावरण बनाकर रखा कि ऐसा लग रहा था कि बस अभी युद्ध हो जाएगा, अभी युद्ध हो जाएगा। तो युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई पड़ता रहा। ये एक ऐसा सिचुएशन था। तो आप डिफाइन कर सकते हैं किसको, जो ये आपका शीत युद्ध है, ये क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न जो तनाव की स्थिति थी, इसी को शीत युद्ध कहा गया। और इसमें क्या हुआ, इस प्रकार का वातावरण बनाया गया कि जो युद्ध का खतरा सामने दिखाई पड़ता रहा हमेशा। और ये युद्ध का खतरा कैसे आप कहेंगे कि युद्ध का खतरा है, कुछ कुछ छोटे छोटे ऐसी घटनाएं घटती रही इस दौरान में कि आप देखेंगे जो ये टाइम पीरियड था आपका शीत युद्ध का, 1945 से कब तक का, 1945 से 1991 तक, जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। तो इस दौरान ऐसे कई सारी घटनाएं हुई जिससे ये लग रहा था कि अब इन दो जो खेमे हैं इनमें अभी वॉर हो जाएगा, इनमें युद्ध हो जाएगा। कुछ घटनाएं जैसे कि बर्लिन संकट, कोरिया युद्ध, इसके बाद से जो न्यूक्लियर जो ये आणविक परीक्षण किए जा रहे थे, सैनिक संगठन जिस तरीके से बन रहे थे, नाटो बना, आपका वार्सा पैक्ट हुआ, इसके बाद से क्यूबा मिसाइल संकट हो गया। तो ये ऐसी कुछ परिस्थितियां थी जो शीत युद्ध की अग्नि को प्रज्वलित कर रही थी, या उस ये शीत युद्ध में वॉर जैसी सिचुएशन या तो तनाव जैसी स्थिति को उत्पन्न कर रही थी। तो अभी आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी सिचुएशन जो बनी हुई थी। तो इनके बीच में क्या था, असहयोग की, इनके बीच में मतभेद थे। जो दो खेमे थे, यूएसएस जो एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ, इनके बीच में मतभेद थे, चाहे वो आपके आइडियोलॉजिकल हो सकते हैं। असहयोग की भावना थी और इन्हीं मतभेदों ने, ये जो तनाव था दोनों खेमों के बीच में, वो भयंकर स्थिति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अब हम अपने, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन जो आप अपने आंसर में लिखेंगे। इसके बाद से पहला चलते हैं, शीत युद्ध का अर्थ क्या है। शीत युद्ध का अर्थ, जैसा कि नाम से ही आप स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि यहाँ शीत युद्ध, युद्ध जैसी स्थिति इसे बोला जाता है, युद्ध जैसी स्थिति। ये क्या था, इस युद्ध में कोई वास्तविक लड़ाई नहीं हुई थी, कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा गया था, एक तरीके का परोक्ष युद्ध था। मतलब डायरेक्ट बैटलफील्ड में ना लड़कर इसे इनडायरेक्टली लड़ा गया। और इस युद्ध में जो दोनों महाशक्तियां थी, एक तरफ जो यूएसए लेड था, दूसरी तरफ यूएसएसआर लेड था, जो कि हमने अभी इस मैप में देखा। ठीक है, तो ये जो दोनों महाशक्तियां थी, इनके बीच में क्या थे, वैचारिक मतभेद प्रमुख थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो एक तरीके का कूटनीतिक युद्ध था, ये डिप्लोमेटिक वॉर, एक दूसरे के साथ आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ रहे थे, कहा सुनी कर रहे थे, एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे थे, एक दूसरे के
के सहयोगियों का नुकसान कर रहे थे, सैंक्शंस लगाए जा रहे थे, इकोनॉमिक सैंक्शंस, मूवमेंट में सैंक्शंस, ट्रेड नेविगेशन में सैंक्शंस। तो इस तरीके से देखेंगे कि एक तरीके का कूटनीतिक युद्ध था या परोक्ष युद्ध था। यहाँ पर जो महाशक्तियाँ थी या उनके सहयोगी थे, ये अपने अपने संकीर्ण स्वार्थ, जो नैरो इंटरेस्ट थे, उसको परस्यू या उसको सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। तो शीत युद्ध का जो प्रकार एक तरीके का वाक युद्ध या जो कागज के गोलों या पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, प्रचार साधनों, एक तरीके का प्रोपोगंडा क्रिएट किया जा रहा था एक दूसरे के अगेंस्ट में। जैसे जनरली क्या होती हैं, जब चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन लड़ती हैं तो वो क्या करती हैं, कोई युद्ध तो नहीं लड़ती कि एक दूसरे पे गोलियां चला रही हैं, वो क्या करती है, प्रोपोगंडा क्रिएट करती है, एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, कीचड़ उछाला जाता है, राइट। अब कहीं कि ये करप्शन किया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये वादे पूरे नहीं किए। तो इस तरीके का प्रोपोगंडा ही कुछ यहाँ पर हो रहा था। इसे वॉक युद्ध कह सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ में प्रचार किया जा रहा था वर्ड पे। तो इस युद्ध में आप कहेंगे कि ना तो कोई गोली चली थी और ना कोई घायल हुआ होगा। दोनों महाशक्तियां अपना जो वर्चस्व था वो कायम रखना चाह रही थी। ठीक है। तो आई होप सो कि आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि शीत युद्ध का मतलब क्या है। शीत युद्ध का मतलब क्या है। अब देखते हैं कि शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शीत युद्ध का जो लक्षण लक्षण थे या इसके जो बेसिक रूट्स हैं, अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही प्रकट होने लगते हैं। आप देखेंगे कि हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसए ने और रसिया ने, जो यूएसएसआर है, इन्हें इकट्ठे मिलकर ध्रुवी जो राष्ट्र थे उनको हराया था, जैसे जापान, इटली और जर्मनी को। तो बट उस दौरान ही इनके मतभेद सामने आ रहे थे, लेकिन इनका एक सामने आपस में से ज्यादा बड़ा एनिमी खड़ा था सामने, जो दोनों को ही चैलेंज कर रहा था। तो इनके मतभेद सेकेंडरी हो जा रहे थे और इकट्ठे आकर मिलकर टीम बनाकर अपने जो कॉमन एनिमी था, जो दुश्मन था, उसको हराया, जो हिटलर था जर्मनी का, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। जब और अपने जो इनके आपस के मतभेद थे वो कहीं दब कर रह गए। तो जब एनिमी हार गया, सिचुएशन नॉर्मल हो गई, तो आप जो अपने अंदर के आंतरिक मतभेद हैं ग्रुप के अंदर ही, वो क्या होगा, मित्र राष्ट्रों के बीच में वो उभर कर आने लग जाएगा। क्योंकि अब तो उनके पास उनका एनिमी तो समाप्त हो गया ना। तो अब क्या है, आप आपस में ही लड़ेंगे ये लोग, सिंपल सी बात है ये। तो यही कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि जब दोनों महाशक्तियां अपने अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, बस जितनी भी महाशक्तियां थी सभी अपने स्वार्थ के आधार पर युद्ध लड़ रहे थे। तो आप देखेंगे कि जो सही और इसी के आधार पर वो सहयोग भी कर रहे थे एक दूसरे का। और जब वो आपस में वो स्वार्थ पूरे हो जाते हैं सही, तो सहयोग की भावना खत्म हो जाएगी। तो यही सहयोग की भावना युद्ध के दौरान तो दिखाई देती है, क्योंकि सभी के संकीर्ण स्वार्थ पूरे हो रहे थे, सबका कॉमन एनिमी वहां पर को समाप्त किया जाना था। लेकिन युद्ध के जब बाद समाप्त होने लगी थी और शीत युद्ध के लक्षण स्पष्ट होकर उभरने लगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सो दोनों गुटों में ही एक दूसरे की शिकायत करने की भावना जो थी वो बलवती होती गई। और जो शिकायतें थी वो कुछ सुदृढ़ आधार थी, कुछ मतलब बेस बनाकर एलिगेशन लगाया गया। पारस्परिक मतभेद जो थे शीत युद्ध के प्रमुख कारण हम अभी लिस्ट वाइज करते हैं कि क्या कारण थे। तो शीत युद्ध के उत्पत्ति के क्या कारण थे, व्हाट वर द फैक्टर्स ऑफ कोल्ड वॉर। तो हम उन सारे कारण या प्रमुख कारण या मेजर फैक्टर्स को देखेंगे जो कोल्ड वॉर की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, इनकी जो विचारधाराओं में अंतर था, पहला साम्यवादी ग्रुप था, दूसरा पूंजीवादी। इनमें जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, विचारधाराओं का अंतर है, सबसे मेजर कारण यही बनता है। क्योंकि दोनों ही ग्रुप मैक्सिमाइज करना चाह रहे थे अपने अपने सहयोगियों को, कि दुनिया में हम अपना वर्चस्व कायम रखें, इस चीज़ की लड़ाई थी दोनों की। तो अपनी अपनी विचारधाराओं को सर्वश्रेष्ठ बताना, दूसरे कंट्रीज को अपनी आइडियोलॉजी विचारधारा के इन्फ्लुएंस में लाना, ये सब चीजें चल रहा था। यही कारण है, तभी तो नैम तीसरी दुनिया वालों ने क्या चुना था, नैम चुना था ना। जब अभी अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है,
तो जो तीसरी दुनिया के लोग थे उन्होंने क्या चुना, नैम को, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि हम ये दोनों ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे, हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करेंगे। नेक्स्ट कारण है कि रूस ने याल्टा समझौते पालन करने से इनकार कर दिया था। तो जो इनके बीच में कुछ समझौते हुए थे, कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, कोल्ड वॉर के दौरान इन लोगों ने क्या किया कि उसको पालन करने से इनकार कर रहे थे। एक तरीके से ये क्या थे कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको चैलेंज कर रहे हैं। अमेरिका और रूस के जो वैचारिक मतभेद थे वो विश्व स्तर पर उजागर हो गए थे, एक ये कारण। सोवियत संघ जब एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा तो अमेरिका, बट जब उस समय आप देखेंगे कि जो सोवियत संघ है वो काफ़ी डेवलप कर रहा था टेक्नोलॉजी में, चाहे वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी, आपकी सैन्य शक्ति हो, या स्पेस जो आपका था प्रोग्राम थे उसमें जो जो इम्प्रूवमेंट्स हो रहे थे। तो ये क्या था, ये यूएसए को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो यूएसए ने भी अपना पावर एक्युमुलेशन, पावर इंक्रीजमेंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर, कैपेबिलिटी को अपने आप इंक्रीज करना, इकोनॉमी डेवलप करना, ये सब चीज़ें एक तरीके से कंपटीशन शुरू हो गया हर चीज़ में। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से टेंशन क्रिएट हुई। दूसरी तरफ सोवियत संघ का बिना ज़रूरत के ईरान में हस्तक्षेप करना, तो जो एक दूसरे के सहयोगी थे, यूएसए क्या करता था, जो यूएसएसआर के सहयोगी थे उनको परेशान करता था, और इसका बदला लेने के लिए जो यूएसएसआर था वो यूएसए के सहयोगियों को परेशान करते थे। तो इसी सीरीज में देखा कि सोवियत संघ का ईरान में हस्तक्षेप होना, टर्की राज्य में सोवियत संघ का खुले तौर पर हस्तक्षेप होना, फिर यूनान में साम्यवादी विचारधारा का प्रचार एंड प्रसार, तुष्टीकरण की नीति को बनाना, और द्वितीय मोर्चे संबंधी विवाद को बढ़ाना, बाल्कन समझौते की सोवियत संघ द्वारा उपेक्षा किए जाना, एक कारण अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम भी बना इसमें। इसके बाद आप देखेंगे एक दूसरे के जो परस्पर विरोधी प्रचार करना, प्रोपेगेंडा बनाना विश्व स्तर पर। इसके अलावा लैंड लीज समझौते का समापन भी इसका एक कारण बना। अमेरिका ने फांसीवादी शक्तियों को अपना सहयोग देना शुरू कर दिया धीरे धीरे। बर्लिन विवाद भी इसका एक कारण बना। वीटो पावर का बार बार रूस ने प्रयोग किया। तो आप देखेंगे बहुत सारे कारण हैं जो शीत युद्ध के उत्पत्ति का कारण बनते हैं। ये जो वॉर लाइक सिचुएशन थी, ये जो तनाव की स्थिति, ये सब कारण हैं जो तनाव की स्थिति को बढ़ाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के प्रति प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो वैचारिक मतभेद है उसको और बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे की इमेज को खराब कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। कि पहले क्या था, इसके पहले कोऑपरेट कर रहे थे, एक दूसरे पे सहयोग कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, एक ही दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, तनाव की स्थिति को और बढ़ाती हैं। तो ये होप्स हो कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के मेजर कारण क्या थे। नेक्स्ट चलते हैं शीत युद्ध के चरण में। तो कोल्ड वॉर पीरियड के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो देखते हैं। तो हाँ, तो आप देखेंगे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसकी तरफ से ये साफ तौर पर दिखाई देने लगा था कि तनाव की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि जो दोनों खेमे थे, जो दो टीमें थी, ग्रुप थे, एक यूएसए लेड एक यूएसएसआर लेड, ये कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रही थी एक दूसरे की आलोचना करने के लिए, या एक दूसरे पे एलिगेशन ब्लेम जो लगाते हैं उसको, तो एक दूसरे कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रही थी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या दूसरे के सहयोगियों को परेशान करने के लिए। तो अमेरिका और रूस जैसी दोनों महाशक्तियों के बीच आलोचना एवं अशांति जैसी स्थिति ने पूरे विश्व में भय जैसा माहौल बना दिया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके प्रमुख कारण, पहला था प्रमुख चरण। पहला चरण है 1946 1946 से लेकर 1935 तिरपन तक। फिर 1953 से लेकर 1963 तक दूसरा चरण माना जाता है, और 1963 से 1979 तक का तीसरा चरण माना जाता है, और तीसरे चरण को भी शैथिल का काल भी माना जाता है। चौथा चरण है आपका 1980 से लेके 1989। फिर आप देखेंगे कि 90-91 के बाद आकर यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा, ये आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के क्या प्रभाव पड़े थे। अब इस पे कंफ्यूज नहीं करना है, इसमें पूछा गया है कि जो कोल्ड वॉर है, ये शीत युद्ध है, इसका क्या प्रभाव पड़ा।
तो देखते हैं कि शीत युद्ध जो आपका 1946 से 1989 तक चला, इसके क्या क्या प्रभाव हैं, जो विभिन्न चरणों से गुजरते हुए अलग अलग रूप से विश्व राजनीति को प्रभावित करता है। इसमें मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनाव पैदा करने के साथ साथ अन्य प्रभाव भी डाले। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर जो प्रभाव है उनको एक बार देखते हैं डिटेल में। इसमें विश्व का 2 गुटों में विभाजित किया। सो इसको कहते हैं बाइपोलर वर्ल्ड। तो शीत युद्ध के दौरान आप देखेंगे कि जो पूरा वर्ल्ड है वो बाइपोलर हो गया था। बाइपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हुआ। बाइपोलर में 2 पोल हैं, दो एक है आपका सोवियत गुट और दूसरा है अमेरिकन गुट। इसे कहते हैं ब्लॉक पॉलिटिक्स। तो वर्ल्ड ऑर्डर कैसा था इस समय? बाइपोलर। तो में विभाजित हो गया और विश्व की प्रत्येक समस्या को गुटीय स्वार्थों में ही रखकर परखा जाने लग गया। तो ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रभाव था जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स या विश्व राजनीति पर पड़ा। इसमें यूरोप का विभाजन हुआ। देखेंगे कि हाँ, इसने विश्व में आतंक और भय में वृद्धि हुई थी। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तनाव, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की भावना का जन्म हुआ। तो ये एक मेजर प्रभाव पड़ा था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। दूसरा, आणविक युद्ध की संभावना में लगातार वृद्धि हुई थी और परमाणु शास्त्रों के विनाश के बारे में सोचा जाने लगा। विश्व में आणविक जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करने की जो होड़ मची हुई थी, इसे आर्मामेंट भी कहा गया। तो जो आणविक युद्ध है, जो न्यूक्लियर वॉर है, इसकी संभावना में लगातार वृद्धि होती रही। नेक्स्ट आप देखेंगे कि कई तरीके के जो सैनिक संगठन हैं उनका जन्म हुआ था, जैसे कि नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट। इस तरीके के सैनिक संगठन का जन्म हुआ जिससे निशस्त्रीकरण के प्रयासों को गहरा धक्का लगा और निरंतर तनाव की स्थिति बनी रही। तो जब सैनिक संगठन होंगे तो क्या होगा कि जो निशस्त्रीकरण है, जो जो डिसआर्मामेंट की बात की गई थी, वो उसके वो कहीं साइड में चला गया। ठीक है। अगला प्रभाव देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका थी उसमें कमी ला दी गई, क्योंकि सैनिक संगठन ही सब कुछ कर रहे थे, दो खेमे थे और यही आपस में लड़ रहे थे। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका थी वो कहीं साइड हो गई, डाइल्यूट हो गई या एक तरीके से अप्रभावी हो गई। अब अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ या दोनों महाशक्तियों के निर्णयों पर ही निर्भर हो गया था। तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ एक तरीके से इररिलेवेंट हो गया था इस दौरान, और जो दोनों महाशक्तियां थीं उनके ही निर्णय पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलने लगी। तो अब अंतरराष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ था एक तरीके से समस्याओं के समाधान का मंच न होकर क्या बन गया था? अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का अखाड़ा बन गया था। इसमें शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। मतलब आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या मिलिटराइजेशन, इन सबको बढ़ावा मिला और विश्व शांति के लिए एक भयंकर खतरा उत्पन्न हुआ। दोनों महाशक्ति अपनी अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाने लगी, जिसमें वहां का आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ। स्वाभाविक सी बात है, जब ये सब ज़्यादातर पैसा अपनी सैनिक शक्ति की वृद्धि में लगा रही हैं, तो दूसरे जो एरियाज या एस्पेक्ट थे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, ये सब क्या हुआ है, इनके विकास का मार्ग था वो अवरुद्ध हुआ। अगला है कि जो इसमें सुरक्षा परिषद है उसको भी पंगु बना दिया, कोई उसका रोल नहीं रह गया था। जिस सुरक्षा परिषद के ऊपर विश्व शांति का भार था, अब वो दो विश्व महाशक्तियों के संघर्ष का वो भी अखाड़ा बन गया। और वीटो शक्ति को अपनी जरूरत या जो इनके नैरो इंटरेस्ट थे उसको फुलफिल करने के लिए करते रहे लोग। इससे क्या हुआ, जन कल्याण की योजनाओं को बहुत गहरा आघात लगा और दोनों महाशक्तियों की शक्ति, जो पावर पॉलिटिक्स थी, इसके कारण जो तीसरी दुनिया के देश थे उनकी समस्याओं को अपेक्षापूर्ण रवैया, उनकी समस्याओं को नहीं देखा गया। तीसरी दुनिया के देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो नैम को फॉलो कर रहे थे। तो अगर आपने नॉन अलाइनमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते होगे, वो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। तो नैम जो ये जो
महाशक्तियों के बीच में पावर पॉलिटिक्स चल रही थी। जो जो तीसरी दुनिया के लिए इनकी ज़िम्मेदारी थी कि वहाँ का जो सामाजिक विकास किया जाए, आर्थिक विकास किया जाए या तकनीकी विकास किया जाए, वहाँ पे पॉवर्टी एलिमिनेशन या वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन, ये सब क्या हुआ, ये सब साइड में चले गए, उनकी उपेक्षा की गई। क्योंकि ये अपने पावर पॉलिटिक्स में ही शक्ति की जो राजनीति थी उस पर ही इतना ज़्यादा इंडल्ज थे कि जो जन कल्याण की योजनाएं थी वो ठंडे बस्ते पर पड़ी रहीं। इसने जो शक्ति संतुलन के स्थान पर आतंक के संतुलन को जन्म दिया। इसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सबल आधार प्रदान किया और विश्व में नव उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। तो ये कुछ 12 फैक्टर्स जो इम्पैक्ट्स हमने देखे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे पड़े। एक क्वेश्चन आता है ना कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, तो ये कुछ मेजर प्रभाव थे जो हमने अभी देखे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रभाव आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मेजर को लिस्ट आउट किया गया है। अब शीत युद्ध के अंत के प्रयास, अब शीत युद्ध के अंत करने का क्या प्रयास किया गया कि नहीं, शीत युद्ध जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, जो प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, इसको समाप्त किया जाए और सहयोग की भावना को फिर से बढ़ाया जाए। तो इसके लिए क्या प्रयास किए गए थे। तो 1985 में आप देखेंगे कि अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ अन्य राष्ट्र थे, ये इन्होंने शीत युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए थे। क्योंकि सबको पता चल गया था 1985 तक आते-आते कि ये किसी के भी हित में नहीं है। क्योंकि हर किसी का ज़्यादातर जो रिसोर्सेस थे, जो है पैसा या ह्यूमन रिसोर्स, सब कहाँ पर खर्च हो रहे थे, अपनी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो जो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, जो आर्थिक विकास था, वो प्रभावित हो रहा था। तो सारी कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ हो गया कि ये किसी के भी हित में नहीं है और इसे समाप्त करना ही उचित होगा, जिससे कि हम अपने आर्थिक विकास, अपने सामाजिक विकास, इन सब में ज़्यादा ध्यान दे सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपसी विश्वास की भावना कायम करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नए युग की शुरुआत होगी यहाँ पर। तो अब विश्व में आतंक का संतुलन समाप्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे और धीरे-धीरे स्थायी शांति की के लिए नींव रखी जाएगी और ये अपनी शत्रुता को भुलाकर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सहयोग की नीति अपनाएंगे। इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। अब शीत युद्ध का स्थान शांति, समृद्धि और विकासों का प्रयास ने लिया। 1985 से शुरू होने वाले शांति प्रयासों को अंत में 1991 में सफलता मिली। शुरू हो गया था 85 में, धीरे-धीरे जब यूएसएसआर का विघटन होता है तब आप देखेंगे कि शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है 1991 में और महाशक्तियों के द्वारा शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में किए जाने वाले कुछ प्रयास हैं यहाँ पर कि क्या प्रयास किए गए थे। तो 1985 में जिनेवा में एक बैठक हुई जिसमें परमाणु अप्रसार पर जोर दिया गया कि न्यूक्लियर जो आर्मामेंट हो रहा है इसको समाप्त करके न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को अपनाया जाए। इसके बाद से जिनेवा बैठक में दोनों देश जो थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, वो सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर विचार किया और यहाँ पर शीत युद्ध को कम करने का सर्वप्रथम प्रयास था। ये जो जिनेवा में बैठक हुई थी 1985 में दोनों महाशक्तियों के बीच में, यह सबसे महत्वपूर्ण और पहला कदम था स्थायी शांति की दिशा में। इसके बाद से 86 में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति रीगन और मिखाइल गोर्बाचेव के बीच आइसलैंड वार्ता होती है, जिसमें जो इनके हथियार थे उसमें 50% कटौती करने के की बात करते हैं ये लोग और कुछ स्टार वॉर्स कार्यक्रम, अंतरिक्ष कार्यक्रम 10 वर्ष तक रोकने पर विचार किया गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बाद 9 दिसंबर 1987 को अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के बीच जो आईएनएफ संधि हुई थी उसके अनुसार कुछ परमाणु हथियार को ये लोग नष्ट करेंगे, जिससे कि निशस्त्रीकरण के, के लिए कुछ कदम उठाए जा सकें। इसके बाद 1988 में दोनों देश के बीच भूमिगत परमाणु विस्फोट या अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की सूचना एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, इसकी सहमति हुई थी। फिर इसके बाद 88 में जाकर फर्दर संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में
सोवियत राष्ट्रपति जो गोर्बाचेव ने पूर्वी यूरोप के देशों से अपने 5 लाख सैनिक को वापस बुला लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो न्यूक्लियर वेपन्स थे या जो इनके इनके पास जो परमाणु हथियार थे उसको कम करने की बात की गई, उनको नष्ट करने की बात की गई और उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी उसको एक दूसरे के साथ साझा करने की बात की गई। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि ये ऐसे कदम दोनों ही गुट उठा रहे थे, दोनों ही ग्रुप उठा रहे थे। पहला आपका यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। तो इसके बाद सोवियत संघ की विदेश नीति में अमेरिका के प्रति आए बदलाव स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगे कि अभी जो है वो शीत युद्ध की समाप्ति की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं और विश्व शांति के लिए एक तरीके से मजबूत आधार प्रदान करेंगे। ठीक है। और इसके बाद अगला कार्यक्रम जो 1989 को अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जॉर्ज बुश या सोवियत संघ के राष्ट्रपति हैं गोर्बाचोव, इनके मध्य भूमध्य सागर में एक वार्ता होती है जिसमें अमेरिकन राष्ट्रपति ने सोवियत राष्ट्रपति को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। अब एक दूसरे के राष्ट्र पर जब विजिट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच का जो कार्यक्रम है, बातचीत का कार्यक्रम है, वो जारी रहेगा और हर किसी समस्या का समाधान आपको पता है कि बातचीत के माध्यम से ही निकलता है। बिना बातचीत के किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। तो ये 1989 में जब पहली बार इन्होंने ये बातचीत के कार्यक्रम को जारी रखने के लिए एक दूसरे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने विजिट करने के लिए बुलाया, तो ये बहुत बड़ा कदम था कि हाँ, अभी दोनों ही ग्रुप शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए विलिंग हैं या तैयार हैं। 1989 में बर्लिन दीवार तोड़ दी जाती है, दोनों देश ने अपनी अपनी सहमति जता दी इस पर। फिर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया, दोनों देशों ने इसमें अपनी सहमति पर मुहर लगा दी। तो आप यहाँ देख रहे हो कि धीरे धीरे ये लोग कॉन्फ्लिक्ट से फिर से कोऑपरेशन में आ रहे हैं, सहयोग की भावना में आ रहे हैं। तो इस सहयोग की जो भावना या सहयोग के जो कुछ ये स्टेप्स थे, यहाँ से आप देखेंगे कि पारस्परिक जो तनाव था इनका वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। फिर 1990 में राष्ट्रपति बुश व गोर्बाचेव के बीच हेलेंसिकी में आपस में वार्तालाप होती है और दोनों ने इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण की निंदा की। फिर से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सहयोग की भावना दिख रही है दोनों देशों में और तनाव कम होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करने पर दोनों ने सहमति जताई। इसके बाद से 90 में जर्मनी और सोवियत संघ ने परस्पर तनाव कम करने के लिए एक अनाक्रमण समझौते पर भी अ, समझौता किया। 1991 में आप देखेंगे कि अपने सैनिक जो गठबंधन वार्सा पैक्ट की समाप्ति की घोषणा कर दी सोवियत संघ ने 1991 में। 1991 दोनों देशों में मास्को में एक बैठक हुई जिसमें सर्वाधिक खतरनाक और विनाशकारी हथियारों में कटौती के लिए स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद से 1991 में नाटो सदस्य देशों ने अपने परमाणु हथियारों में 80% कटौती करने की घोषणा की। 1991 में मास्को में दोनों महाशक्तियों ने अफगानिस्तान में शांति बहाल करने पर भी समझौता किया। तो ये देख रहे हैं कि ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जिससे ये पता चलता है कि शीत युद्ध के अंत करने के लिए क्या प्रयास लिए गए। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि दोनों जो ग्रुप थे या गुट थे, इन्होंने शीत युद्ध के अंत के लिए क्या प्रयास किए थे, तो आप ये सारे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब चलते हैं कि शीत युद्ध के अंत के कारण क्या थे। ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे क्या कारण थे कि शीत युद्ध का अंत हुआ, ऐसे क्या कारण थे कि ये कंट्रीज यहाँ पर इतना एक दूसरे के साथ सहयोग कर रही हैं, एक दूसरे के साथ शांति बहाल करने की बात कर रही, क्या कारण थे जिसकी वजह से कोल्ड वॉर की समाप्ति होती है या अंत होता है। तो कई सारे कारण हैं यहाँ पर, जैसे कि सोवियत संघ का विघटन हो जाना। तो आप देखेंगे कि सोवियत संघ विघटित हो जाता है 1991 में, ये सबसे बड़ा कारण बनता है कि शीत युद्ध अंत हो जाता है। सोवियत संघ का आर्थिक दिवालियापन, तो आप देखेंगे कि जो आर्थिक विकास था उस पर ज़्यादा फोकस करने लग गए थे दोनों ही कंट्रीज, और आर्थिक दिवालियापन था जो सोवियत संघ का, कि वो अब इस कैपेबल ही नहीं थे कि इस तरीके के वॉर या प्रतिस्पर्धा को वो और आगे ले जाएं। लोकतंत्री विचारधारा का अंत, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होने लग गया था। यहाँ पर क्या हुआ था, इसको ये कट कर देना गाइस, गलत लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये कि कहीं और का पॉइंट होगा।
आगे हाँ, तो ये मुक्त बाजार व्यवस्था आप देखेंगे कि 1991 में आते-आते जो ग्लोबलाइजेशन था, उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। इसके मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, ग्लोबल विलेज बनाने की बात कर रहे थे। जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ थी, उनको एक दूसरे से जोड़ने की बात कर रहे थे। मुक्त अर्थव्यवस्था क्या है? ग्लोबलाइजेशन क्या है? जब दुनिया भर की इकोनॉमीज़ या कंट्रीज़ अपनी इकोनॉमी को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ये होता है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। तो अब इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा शीत युद्ध के अंत के लिए रिस्पॉन्सिबल था ये। फिर इसके बाद दोनों तरफ से उदारवादी नीतियों को अपनाया गया और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा गोर्बाचेव की उदारवादी नीतियाँ, जो सबसे बड़ा कारण बनती हैं शीत युद्ध के अंत का। तो ये हो गए कुछ कारण, आप और भी मेंशन कर सकते हैं इसमें। शीत युद्ध के अंत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव। अब देखो कंफ्यूज नहीं करना, ऊपर हमने क्या पढ़ा है, शीत युद्ध का अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के अंत का अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव। तो शीत युद्ध जो कोल्ड वॉर था उसका क्या प्रभाव पड़ा अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर, वो हमने और पहले ही देख लिया है। मतलब आप देखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान क्या था, टेरर टेरर का माहौल था, प्रतिस्पर्धा हो रही थी, असहयोग की भावना थी, एक दूसरे को के खिलाफ प्रोपेगेंडा बना रहे थे। ये कोल्ड वॉर का प्रभाव था। अब कोल्ड वॉर के अंत का प्रभाव क्या था? जब कोल्ड वॉर समाप्त हो जाता है, इसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर क्या पड़ा, यहाँ पर हम ये देखेंगे। तो दोनों में अंतर समझ कर चलना, आप ये मत समझना कि दोनों एक ही हैं। तो शीत युद्ध के अंत का क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर देखेंगे कि इससे विश्व शांति को एक मजबूत आधार मिलता है और जो तनाव की स्थिति थी दोनों देशों के बीच में जो लंबे समय से चली आ रही थी वो समाप्त हो जाती है। विश्व में जो आतंक का संतुलन था उसको उसकी जगह पर अब क्या आ जाता है, हितों का संतुलन आ जाता है। जैसे कि मुक्त बाजार व्यवस्था, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, इन सब ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हो गए थे। तो इससे क्या हुआ, तृतीय विश्व युद्ध की संभावना समाप्त हो जाती है। शीत युद्ध का अंत जब हो गया तो ये तृतीय विश्व युद्ध की जो संभावना थी उसको भी समाप्त कर देती है। विश्व में अब सुरक्षा और विचारधारा के स्थान पर व्यापार और पूंजी निवेश के मुद्दों का विकास होने लगा। सोवियत संघ और राष्ट्रीय पश्चिमी राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़ती है। आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं एक दूसरे को। सोवियत संघ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सदस्यता प्रदान की जाती है। निशस्त्रीकरण के प्रयासों में वृद्धि होती है। सोवियत संघ और अन्य साम्यवादी देशों में लोकतंत्रीय सिद्धांतों का विकास होने लगता है धीरे धीरे। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में वृद्धि होती है। विश्व में अमेरिका एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरता है और विश्व राजनीति में परोक्ष युद्धों की भरमार हो नहीं, ये मिसमैच है गाइस। ये आप देखेंगे, हाँ इसे वो कर देना, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कुछ प्रभाव थे जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के अंत के बाद पड़े थे। तो ये आप देख सकते हैं इसको, ये मीनिंगफुल भी है, ज़रूरी भी है समझना। तो अभी कंक्लूजन समझते हैं कि इसे कंक्लूड कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि शीत युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर व्यापक प्रभाव डाले और इसने समस्त विश्व के दो गुटों में विभाजित करके विश्व संघर्ष की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया था। आप देखेंगे कि जो शीत युद्ध है ये क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और जो विश्व में संघर्ष की प्रवृत्ति है इसको बढ़ा दिया था। साथ ही साथ शक्ति का जो संतुलन के साथ आतंक का संतुलन कायम हो गया था और नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगे थे। बट जैसे 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन होता है तब आप देखेंगे उसके बाद से हम फिर से शांति के बारे में बात करते हैं और आप यहाँ पर क्या होगा, जो आतंक का संतुलन था वो हितों के संतुलन में बदल जाता है और थर्ड वर्ल्ड जो तृतीय विश्व युद्ध था उसकी संभावना समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ अब हमें सुरक्षा और विचारधारा के स्थान पर व्यापार और पूंजी निवेशों के मुद्दों का विकास होने लगता है। अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है उसमें निशस्त्रीकरण के प्रभावों और प्रयासों को और भी ज़्यादा
प्रयास किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आपकी वीडियो में आज हमने कोल्ड वॉर को समझ लिया। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई डाउट बचा होगा आपको, क्योंकि हमने शीत युद्ध के अंत का क्या अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव पड़ा, शीत युद्ध के अंत के कारण क्या थे, इसके साथ साथ ही हमने क्या देखा, हाँ, शीत युद्ध के अंत के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए थे, और यहाँ पर था अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद क्या था, शीत युद्ध के अंत का क्या प्रभाव पड़ा। इस चीज को ध्यान रखना, शीत युद्ध के चरण देख लेना, और साथ ही साथ शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण देखे हमने, और शीत युद्ध का अर्थ को हमने समझा। तो ये था मेजर एस्पेक्ट्स जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है जानना, और इस जो टॉपिक है उसको समझने के लिए ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, और अगर कोई डाउट होता है आपको शीत युद्ध से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो मुझे, और इंस्टाग्राम में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो आप जहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड यस, वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि आप हमेशा कोशिश करिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनको जो मैप है, मानचित्र है, उनके माध्यम से समझने का प्रयास करिए, जिससे कि आपको जो क्लैरिटी है वो अच्छे से आएगी, और जो आपकी मेमोरी है वो भी इंक्रीज होगी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, धन्यवाद देखने के लिए, और बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।